नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 13 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। हैप्पी होली आप सभी को। आज और कल होली का उत्सव है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कल वीडियो नहीं आएगा और परसों फिर आएगा वीडियो, और कल के न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर लेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग न्यूज़ से नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ। 68 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा गया था कि हाल के दिनों में भारत में संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं का निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी को लेकर 68 बीपीएससी में और एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल पूछा गया था। आई थिंक 67 बीपीएससी में था, देखिएगा एक बार, लेकिन हाल फिलहाल में ही बीपीएससी में पूछा गया है। ये मैंने क्यों आज शुरुआत में सवाल ही बोला मेंस एग्जामिनेशन का, इसलिए बोला है क्योंकि आज हम लोग एक चुनाव आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एनालिसिस आया है इंडियन एक्सप्रेस में ही, जिसमें अशोक लवासा, ये कौन है, तो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, मुख्य आयुक्त नहीं, आयुक्त रहे हैं, चुनाव आयोग के हिस्सा रहे हैं। इन्होंने डिटेल आर्टिकल लिखा है, तो उसका जरा अध्ययन करेंगे कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही है। जो अपना मेंस टारगेट वाला ग्रुप है, कल मैंने उसमें ये आंसर लिखने को दिया था कि चुनाव आयोग के बारे में लिखिए कि किस प्रकार की बाधाओं का सामना कर रहा है और क्या समाधान उसका हो सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें ये चीज़ें नहीं चल रही है, लेकिन वोटर लिस्ट में बहुत ही बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आया है। कई सारे जगहों पर वोट में भी डिफरेंसेस देखे गए हैं, तो उस न्यूज़ को हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। बाकी हमें आरोप प्रतिरोप में नहीं जाना है। सदन में भी इस चीज़ को लेकर बहस हुआ है। उसके अलावा हेडलाइन क्या है, तो पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक किया गया था, तो उसको वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाईजैकर से छुड़ाया है। कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, कई सारे जो हाईजैकर हैं वो भी मारे गए और पाकिस्तान के कई सारे जवान भी मारे गए हैं। तो ये न्यूज़ अपने काम का नहीं है, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर से बीपीएससी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी में हो सकता है एक प्रकार पूछ ले कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, ये क्या है, तो आतंकवाद का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आतंकवाद से जुड़े हुए निबंध या फिर आपसे मेंस में सवाल पूछा जाता है, तो वहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, हाल की घटनाओं का रेफरेंस भी दे सकते हैं। दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में हैं, 8 पैक्ट को साइन किया है उन्होंने। इन 8 को जरा देखेंगे कि क्या बातें हुई हैं इसमें और कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, या करंट अफेयर में जो हमने भारत मॉरिशस संबंध पढ़ा था उसमें कुछ और पॉइंट ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि हाल का 2025 का एक घटनाक्रम है और यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेज आपके एग्जाम में बढ़ गए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, स्टार लिंक का आपने नाम सुना होगा। स्टार लिंक का, ये एलन मस्क का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। अभी जो आपके फ़ोन में इंटरनेट चलता है वो टावर से चलता है, आपके आस पड़ोस में टावर लगे होते हैं, उसी से चलता है आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह। और ये जो स्टार लिंक है, ये टावर से नहीं बल्कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट हैं बहुत सारे, जिसके द्वारा सभी जगहों पर इंटरनेट जो है वो पहुँचाया जाता है। अब सैटेलाइट होने से क्या हो जाएगा, रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो जाती है इंटरनेट की और उसकी पहुंच भी बढ़ जाती है दूरस्थ क्षेत्र जहां पर टावर मौजूद नहीं है, क्योंकि टावर का एक रेंज होता है, वहां तक जो है वो स्टार लिंक पहुंचा सकता है आपके इंटरनेट को। तो ये जरा देखेंगे कि स्टार लिंक के साथ भारत की कंपनी जियो ने साइन किया है। आप लोग सोच रहे हो कि सर गलत न्यूज़ बता रहे हैं, हमने तो पढ़ा एयरटेल ने किया है। जियो और एयरटेल दोनों ने किया है। एयरटेल ने डील साइन किया है कि आने वाले समय में स्टार लिंक का उपयोग करके ये दोनों कंपनियां भारत में क्या करेंगी, तो इंटरनेट मुहैया करवाने का काम करेंगी। लेकिन अभी बाधा है इसमें। बाधा क्या है, बाधा ये है कि स्टार लिंक को भारत सरकार ने ही अनुमति नहीं दी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जियो और एयरटेल जैसी, इनके समक्ष बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न हो गया है, क्योंकि स्टार लिंक जैसी कंपनियां अगर देश में एंट्री करेंगी तो ये इन कंपनियों का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल आने से अब कोई केवल कॉल का पैक नहीं डलवाता है फ़ोन में। अगर आपने गौर किया होगा तो इंटरनेट के साथ कॉल पैक इनको अटैच करना पड़ा, क्योंकि लोग केवल इंटरनेट पैक डलवाने लग गए थे, क्योंकि व्हाट्सएप पर फ्री में कॉल हो रहा था और वीडियो कॉल भी हो रहा था। तो इसके कारण से लोगों ने कॉल करना छोड़ दिया था। तो फिर इन कंपनियों ने सोचा कि कॉलिंग का और इंटरनेट का पैक एक ही बना देते हैं हम।
है ना। इसलिए आपको दिखता है कि कोई भी पैक आप खरीदेंगे और रिचार्ज का कोई भी परचेज करते हैं तो उसमें इंटरनेट जरूर जुड़ा हुआ होता है। अब इनके समक्ष एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जिसने स्पेस में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करना शुरू किया, तो इनके टावर वाले इंटरनेट को फिर कौन पूछेगा अगर वो सभी जगहों पर आ गए तो। इसीलिए ये कंपनियां जो हैं उनके साथ साइन कर रही है। मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, सोचिए एयरटेल के पास क्या पैसा नहीं है या अंबानी के पास क्या पैसा नहीं था क्या? बिल्कुल था। भारत में उद्योगपतियों के पास तो बहुत पैसा है ही। हमने क्यों नहीं सोचा स्टारलिंक जैसी चीज़ों को? हम क्यों नहीं उस स्तर पर जाकर सोच पाते हैं? क्यों नहीं भारत में कोई एलन मस्क बन सकता है? ये सोचने वाली चीज़ है। हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों पर ही सोचते रह जाते हैं? क्यों नहीं हम आगे की चीज़ों को सोच पाते हैं? तो स्टारलिंक उसी का परिणाम है। फिर से हम एक और अमेरिकी कंपनी के प्रभुत्व में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल ने अपना सैटेलाइट आधारित इंटरनेट नहीं बनाया, जबकि प्रोजेक्ट तो पिछले 10 सालों से चल रहा था स्टारलिंक। इसको भी जरा देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग इंडिया मॉरिशस का देखते हैं डिटेल में क्या क्या साइन किया गया है, देन चुनाव आयोग पर चलेंगे, देन उसके बाद अगले न्यूज़ पर चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो की रीच कम है क्योंकि हॉट टॉपिक जो होते हैं बीपीएससी विवाद वगैरह वो मैं नहीं बनाता हूँ, इसलिए कम बच्चे अपने चैनल पर ये वीडियोज़ देखते हैं। तो आप उनको अगर सजेस्ट करोगे तो सही रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि अच्छा कंटेंट आप दोगे और मेरे लिए भी रहेगा कि कुछ अच्छे बच्चों तक पहुँच जाएगा। पढ़ने वालों में शेयर कीजिएगा, बाकी जगहों पर शेयर मत करिए। ओके, एक एक करके डील को देखेंगे। एक चीज़ और मैं पहले ही बता देता हूँ, जो पिछले परसों पढ़ाया था, भारत और मॉरिशस का संबंध मैंने पढ़ाया था जिस दिन प्रधानमंत्री जी की यात्रा शुरू ही हो रही थी। वो वाला पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो कृपया करके उनमें ये पॉइंट आप ऐड ऑन कर लें डिटेल में। और जो करंट अफेयर आपने मॉरिशस पर रिलेटेड क्वेश्चन लिखा होगा, जिनका मेंस अगले महीने में उनके लिए कह रहा हूँ, अगर आपने आंसर राइटिंग की है तो उसमें ये जो नए डील साइन किए गए हैं, कृपया इनमें से 8 डील साइन हुए हैं, सारे याद नहीं रखने आपको। 4 भी अगर आप याद रख लेंगे ना और चर्चा कर देंगे आंसर में तो आपका काम बन जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। भारत मॉरिशस संबंध को उन्नत किया गया है। भारत और मॉरिशस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उन्नत रणनीतिक साझेदारी, इस पर आधारित एमसीक्यू भी इसी पीडीएफ में है। अगर आप चाहिए हो तो आप यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको सारे कुछ मिल जाते हैं। यह निर्णय दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी जी और नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस ने लिया है। देखिए, बीपीएससी का जो सबसे खराब वाला पिछले साल का रहा है, 70 बीपीएससी का एग्जाम रहा है जिसमें सबसे घटिया सवाल पूछे गए वन लाइनर टाइप के। वहाँ पर यह भी सवाल पूछ सकता है मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, ये पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। तो इसको भी याद रखिएगा, नवीन चंद्र राम गुलाम नाम है इनका। 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। सहयोग के क्षेत्र कौन कौन सा है? पहला है अंतरिक्ष अनुसंधान, नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा है एआई, तीसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, वही हो गया। स्वास्थ्य है, समुद्र है, औषधि है, आईसीटी है, फिनटेक है और साइबर सुरक्षा है। इन्हीं सब क्षेत्रों में साइन किया गया है। मॉरिशस में नया संसद भवन और सिविल सेवकों को प्रशिक्षण का काम भी भारत सरकार करेगी और वहां पर नया संसद भवन का निर्माण भी भारत की सरकार कर रही है। भारत और मॉरिशस नया संसद भवन बनाएगा जिसकी लागत 500 मिलियन मॉरिशस रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। भारत अगले 5 वर्षों में 500 मॉरिशस सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का नाम सुना है आपने, जो देहरादून में है ना, देहरादून में ही है शायद। वहाँ पर भारत के मिलिट्री को ट्रेंड किया जाता है। जो एनडीए और सीडीएस पास करके जाते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बाकी देशों के सैनिकों को भी ट्रेंड किया जाता है, जैसे भूटान होता है, नेपाल होता है, पहले अफगानिस्तान को भी ट्रेंड किया जाता है, वहाँ के सेनाओं को भी, और अरेबियन कंट्री के कुछ सेनाओं को भी ट्रेंड किया जाता है। तो यहाँ केवल भारत के सैनिक नहीं, बल्कि भारत सरकार अगर किसी के साथ डील साइन करती है तो उनको भी ट्रेंड किया जाता है। आर्थिक सहयोग और व्यापार, दोनों देशों ने आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्रा में निपटाने पर सहमति जताई है। राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग सीमा पार लेन देन, समुद्री डेटा साझा करने, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया है। सुरक्षा और समुद्री सहयोग, दोनों देश भारतीय महासागर में सुरक्षा के लिए पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सफेद नौवाहन, व्हाइट शिपिंग, नीली अर्थव्यवस्था और जल सर्वेक्षण में सहयोग करने को देखो, आपको मैंने समझाया था
कि भारत सरकार मॉरिशस के तटों का मॉरिशस के साथ मिलकर में सर्वेक्षण कर रही है, समुद्र के नीचे की मैपिंग तैयार कर रही है, कहाँ पर कौन सा संसाधन उपलब्ध है और उसके आधार पर मॉरिशस अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है। मॉरिशस ने चागोस संप्रभुता के संदर्भ में भारत के समर्थन की सराहना की है। चागोस आर्किपेलगी जो है, इस पर ब्रिटेन अपना कब्जा जताता था, जबकि भारत सरकार की मदद से मॉरिशस ने केस जीता और फिर मॉरिशस को ये आर्किपेलगी जो है मिल भी गया। तो उसको लेकर उसने प्रतिबद्धता जताई है, बोला है कि आपने बहुत अच्छा हमारा मदद किया है। चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता व्यक्त किया दोनों देशों ने। वैश्विक दक्षिण और सागर विजन पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन, इसी को लेकर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसी को कहा जाता है सागर पहल इसको कहा जाता है। ओके, पीएम मोदी ने वैश्विक दक्षिण के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए भारत के दृष्टि महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन को रेखांकित किया है। भारत ने एक मुक्त, खुला और सुरक्षित भारतीय महासागर को प्राथमिकता दी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सागर और महासागर में कृपया अंतर याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। महासागर का फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, उसका था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ऐसे ही करके है। सागर का ऑल इन द रीजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, सागर पहल उसको कहा जाता है। और इसको महासागर कहा गया म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अन्य सहायता और पहल, भारत मॉरिशस के तटरक्षक बल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। और दोनों देशों ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये मॉरिशस में ही बनाया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। ये कहाँ पर? तो मॉरिशस में ही बनाया गया। और प्रधानमंत्री जी और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। भारत मॉरिशस से पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सूचना साझा केंद्र की स्थापना करने में भी सहायता करेगा। तो ये न्यूज़ था मॉरिशस के बारे में। भारत मॉरिशस संबंध मैंने डिटेल में आपको समझाया है, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही। कृपया करके परसों के वीडियो और आज के वीडियो के इस टॉपिक को ज्वाइन करके एक जगह आप कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका कंक्लूड होकर आ जाएगा। दोनों को मेंस आंसर राइटिंग में उपयोग कीजिएगा। जिनका अगले महीने मेंस है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। स्टार लिंक देखिए क्या है ये, तो स्टार लिंक के साथ में जियो, और अब तो पहले एयरटेल ने किया, अब जियो ने भी क्या कर लिया है, तो पैक्ट साइन कर लिया है। देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार लिंक क्या है और क्या है इस डील का सिग्निफिकेंस। इन चीज़ों को जरा हम डिटेल में देखते हैं। स्टारलिंक और भारत में इसकी शुरुआत, भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्पेस एक्स के साथ अलग अलग समझौते किए हैं। यह मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई है, लेकिन भारत सरकार ने अभी स्टारलिंक को भारत में सर्विस शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। अगर मिल जाता है तो देखिए, अगर दुनिया का इसका कॉस्ट देखेंगे तो भारत में ये कॉस्ट इफिशिएंस नहीं होगा, नहीं है इसका कॉस्ट उतना कम कि सभी लोग यूज कर सकें। भारत में इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता है, वहीं अमेरिका में इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली होता है। वहाँ पर मंथली जो अगर आप इंटरनेट प्लान वगैरह लेते हैं, जिस प्रकार से भारत में वाईफाई लेते हैं तो 500-600 में आपका हो जाता है, अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है। 1000 रुपये में तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, लेकिन अमेरिका में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। अगर उस रेट को कम करके भी वो लाएंगे तो कॉस्ट इफिशिएंट बनाने में उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। स्टारलिंक अगर भारत में आता है और सही दाम पर मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा। आप अपने घर पर भी एक छोटा सा एंटीना लगाएंगे और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे ऑल वेदर में। देखिए क्या है, स्टारलिंक स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है। ये पृथ्वी है, ये इसका लोअर अर्थ ऑर्बिट है। इसमें 4000 से ज़्यादा सैटेलाइट भेजे हैं एलन मस्क की कंपनी ने, और ये सैटेलाइट रेल बनाकर चलते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते रहते हैं। दुनिया में कई सारे जगहों पर देखे जाते तो लोगों को लगता है एलियन आ गए। तो ये सैटेलाइट घूमते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में और यही इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं आपको। तो यही इसी को क्या कहा जाता है, तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस कहा जाता है। 2019 में लॉन्च हुआ था। अभी कौन सा वर्ष है, तो 2025 चल रहा है। इतने वर्षों भारतीय कंपनियों ने क्यों नहीं सोचा कि हम भी इस तरह का अपना कुछ कर लें। भारतीय हो हर चीज़, केवल भाषण में ही थोड़ी न होता है। इसका उद्देश्य 4200 छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में स्थापित करना, जो 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर होंगे। अब जरा रुकिए, यहाँ पर जियो जो कंपनी है उसने डेनमार्क की एक कंपनी के साथ में
ये साइन किया था कि स्टारलिंक जैसा ही हम भी बनाएं, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बाद कंप्लीट होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या होता है ना, जो पहले आ जाता है, जो फर्स्ट आता है, उसी का बोलबाला स्थापित होता है कई बार, है ना। तो स्टारलिंक आ गया है, अगर उससे बेहतर और उससे सस्ता जब तक जियो नहीं बनाएगी अपना, तब तक लोग स्टारलिंक को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अगर ये आता है तो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के समक्ष एक नया चुनौती पैदा होगा। हालांकि ये भी है कि जो उपभोग करता है, आप और हम हैं, हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। पूछिए क्यों? जब आपके पास और अधिक ऑप्शन होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, अब तो कैपिटलिज्म का ही बोलबाला है, जब आपके पास अधिक ऑप्शन होते हैं तो कंपटीशन होता है मार्केट में, तो आपके लिए चीज़ें सस्ते और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाती है, सर्विस बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, मोनोपोली जो भी है जियो एयरटेल का, ये टूट सकता है। हालांकि उन्होंने इससे डील साइन किया है, तो देखिए आगे क्या होता है। वर्तमान स्थिति और वैश्विक प्रभाव क्या है, उससे पहले स्टारलिंक क्या है जरा इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य 42,000 छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना है, 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर। मैंने आपको 4000 बोला ना, 42,000 है वो। पूरे पृथ्वी में सभी जगहों पर इंटरनेट पहुंचाना है। 42,000 सैटेलाइट, कितने हजार? 42,000, ठीक है। वर्तमान स्थिति वैश्विक प्रभाव 2024 तक स्टारलिंक के पास 7,000 सैटेलाइट हैं और यह 100 से अधिक देशों में 46 लाख उपयोगकर्ताओं को सेवा दे रहा है। 4.6 मिलियन तक पहुंच हो गई है। जियो का जो पहुंच है वो 10 करोड़ का मार्केट है उसका, 10 करोड़ ग्राहकों का मिनिमम, 10 से 12 करोड़, जबकि उसका कम हुआ है ग्राहक, क्योंकि सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है। एयरटेल का एक छत्र राज है, तो उसका करीब में जियो से ज़्यादा है, तो लेकिन इसका 4.6 मिलियन ही है। इसको भारत, चीन जैसे बड़े मार्केट चाहिए, तभी तो इनके पास ज़्यादा उपयोगकर्ता होंगे। 2023 में यह 23 लाख उपयोगकर्ताओं तक सीमित था, जो इसकी तेजी से विस्तार को दर्शाता है। भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने में इसकी भूमिका हो सकती है, यानी कि सभी जगहों तक इंटरनेट पहुंच सकता है। डिजिटल डिवाइड का, क्योंकि भारत में 2024 के अनुसार 67 करोड़ लोग कुल 1.4 करोड़ अरब आबादी में इंटरनेट से वंचित हैं। सेवा की लागत और चुनौतियां। स्टारलिंक की सेवा महंगी है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। मानक होम इंटरनेट के लिए $120 प्रति माह, जो भारत के हिसाब से 10,000 रुपये है, जबकि भारत में लोग कितना खर्च करते हैं? भारत में लोग मुश्किल से $5 खर्च करते हैं किस चीज़ पर? तो इंटरनेट और इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। और वहाँ पर कितना है? $120 प्रति माह, जो उसका मिनिमम कॉस्ट है। तो आप खुद ही सोचिए। उपकरण की लागत 29,000 रुपये है। यही मैंने बोला कि इनको दाम सही करना पड़ेगा, तभी जाके भारत में लोग परचेज करेंगे। भारत में तो वाईफाई के साथ राउटर वो फ्री में लगा के जाते हैं। मोबाइल सेवा की तुलना में यह महंगा है, जिसके कारण भारत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग सीमित हो सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है? उपयोगकर्ता के डिवाइस से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजता है, जो डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। ग्राउंड स्टेशन अनुरोधित डेटा को सैटेलाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता के डिश तक वापस भेजता है, और इससे इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो जाता है। आपके फ़ोन से सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक, ग्राउंड स्टेशन से लोकल सर्वर तक, और इससे पूरा कनेक्शन पूरा हो रहा है, आपको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। इसके लिए केबल, फाइबर या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक मॉडेम और सैटेलाइट डिश की जरूरत पड़ती है, जो आपके छत पर लगा दिया जाता है। भारतीय एयरटेल का बयान है, उन्होंने बोला है कि हम देश को हाई स्पीड देना चाहते हैं, इसीलिए हमने समझौता किया है। दरअसल वो डरे हुए हैं, इसीलिए समझौता किया उन्होंने, क्योंकि भविष्य यही है। आज के दौर में अगर कोई पीसीओ का बिजनेस शुरू करेगा तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि आज उसका दौर नहीं है। साइबर कैफ़े एक समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे शहरों में। साइबर कैफ़े याद कीजिए, अब कोई नहीं जाता, बहुत कम बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम जाते हैं फॉर्म भरवाने, वो भी आप फ़ोन से भर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एयरटेल जियो के साथ में यही हो रहा है। स्टारलिंक भविष्य है। अगर आप भविष्य की राह पर नहीं चलोगे तो आपकी चीज़ें अप्रासंगिक हो जाएंगी, इरेलेवेंट हो जाएंगी। इनको डर है कि हम इरेलेवेंट ना हो जाएं, इसीलिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। सही है, समझौता किया है। अपना होता हमारा तो थोड़ा और प्राउड की चीज़ें होती।
देखिए क्या है, स्टारलिंक अवलोकन जरा कर लेते हैं। 2002 में स्टारलिंक कंपनी को शुरू किया था। स्टारलिंक सैटेलाइट का पहला बैच 2019 में लॉन्च किया गया। लियो में सैटेलाइट होते हैं सारे 340 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा संचालित होते हैं, जो पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में लेटेंसी को यानी कि विलंबता को कम करते हैं। बहुत ही रियल टाइम पर आपका क्या हो जाता है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है। 42,000 सैटेलाइट भेजेगा और 7,000 के करीब में भेज चुका है अभी तक। तकनीकी विवरण कैसे है, यह उपयोग करता है स्टारलिंक डिश, एक छोटा सैटेलाइट रिसीवर और एक मॉडेम स्थापित करता है और उसी के माध्यम से आपको क्या करता है, कनेक्ट करता है इंटरनेट से। 220 Mbps तक की गति प्रदान करता है, जो कई पारंपरिक ग्रामीण इंटरनेट विकल्पों की तुलना में काफ़ी तेज है। ग्रामीण एरिया में अगर आप अभी भी जाते हैं तो अब तो एयरटेल चलता है, अच्छा खासा चलता है। 5 से 10 Mbps तक की स्पीड एयरटेल में आपको ग्रामीण एरिया में मिलता है, फ़ोन पर मिल जाता है कई बार तो। लेकिन ये 220 Mbps जो कि तेज़ है, कोई भी काम आप आसानी से उस पर कर सकते हैं, उतना स्पीड तक देता है। लियो कक्षा का कारण विलंबता 20 से 40 मिलीसेकंड होती है, जो वीडियो कॉल और गेमिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त बनाती है, इसको उपयुक्त बनाती है, मतलब उसके लिए भी सही है ये। वैश्विक प्रभाव क्या है, उपयोगकर्ता 100 से अधिक देशों में इसके फैले हैं और ये क्या है, एक तो अमेरिका का फिर से इस क्षेत्र में बोलबाला होगा। इस आपदा प्रभावित क्षेत्र जैसे अमेरिका में तूफानों के बाद और संघर्ष जैसे यूक्रेन में कनेक्टिविटी बहाल करने का उपयोग किया गया। अमेरिका में कुछ समय पहले बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये लगभग में इस सदी का सबसे भीषण साइक्लोन था। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब आपके इंटरनेट वगैरह काम करने भारत में बंद हो जाते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आए, बहुत ख़राब वेदर हो, लेकिन उस वेदर में भी ये शानदार काम करता रहा सैटेलाइट के कारण से, क्योंकि उस पर वेदर का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से इसको उपयोगी माना जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर पहुंचना कठिन है, वहां पर इंटरनेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चुनौतियां क्या हैं, उच्च लागत है, अंतरिक्ष मलबा इससे पैदा हो सकता है और विभिन्न देशों में नियामक बाधाएं भी इससे उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईसी मस्ट टेक ऑन द क्वेश्चंस। ये बोला है किसने, अशोक लवासा महोदय हैं। पहले ये चुनाव आयुक्त थे, इससे पहले ही थे। और जब मोदी जी का इलेक्शन 2019 इलेक्शन हो रहा था, उसमें चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने किसी चीज़ को लेकर बोला था कि 2 चुनाव आयुक्त जो थे उनके डिसीजन बिल्कुल अलग थे, इनके डिसीजन बिल्कुल अलग थे, तो इसको लेकर विवाद भी हुआ था। शानदार IAS अधिकारी रहे हैं, इनकी जीवनी पर किताब भी आई है। अशोक लवासा बहुत ही ग्राउंड से ऊपर तक आए हैं और एशिया डेवलपमेंट बैंक आई थिंक, हाँ उसके ये क्या रहे हैं, तो अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ही इनको भेजा गया था। तो ये क्या है, तो अशोक लवासा इनका नाम है। जब ये कुछ बोलें तो रुक करके देखना चाहिए, क्योंकि ये उस बॉडी से जुड़े हुए थे। इन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन पर हाल के दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी और इन सब माध्यमों में नहीं दिखेगा कहीं पर भी, क्योंकि सवालें तो दिखाई ही नहीं जाती, उस पर केवल पता ही है आपको कौन सी चीज़ें आती हैं। शुक्रवार है तो होली होगा कि नमाज होगा, इनसे हमारी मीडिया को फुर्सत ही नहीं मिलता है। दोनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, चुनाव आयोग की भूमिका और चुनौतियाँ। इन्होंने कई सारे चुनौतियाँ गिनाई है हमें, जो हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हम उसका उपयोग आंसर राइटिंग में करेंगे। चुनाव आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी संस्थागत उत्कृष्टता को बनाए रखना होगा। अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको बना करके रखना पड़ेगा। आपको इथिक्स पढ़ा है आपने, यूपीएससी पेपर 4 के लिए जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेखक अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कई कमियों को रेखांकित किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान डेटा में विसंगतियां देखी गई है, जैसे कि प्रारंभिक और अंतिम आंकड़ों में 2 से 3% का अंतर देखा गया है। देखिए दरअसल बात क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब पूछा गया संविधान निर्माण के पश्चात कि आप कोई मुख्य बॉडीज ऐसे बताइए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हमारे लोकतांत्रिक ढांचा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बॉडीज़ के नाम बताए। उन्होंने बोला कि ये 4 पिलर होंगे। उसमें एक उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, तीसरा उन्होंने बताया कि यूपीएससी होगा और चौथा कैग है, कैग को उन्होंने बताया। ये 4 क्या हैं, इनको कहा जाता है पिलर हैं हमारे लोकतंत्र की। सुप्रीम कोर्ट आपको हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो पूरी चुनावी प्रणाली हमारी क्या हो जाएगी, संदेहों में आ जाएगी। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के इलेक्शन होने के पश्चात, बांग्लादेश के इलेक्शन होने के पश्चात, श्रीलंका के इलेक्शन के पश्चात उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं वैश्विक मीडिया के द्वारा, और वहाँ पर विवाद देखा जाता है
वही चीज़ अगर भारत जैसे बड़े आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के साथ होने लग जाएगा तो ये अराजकता की शुरुआत होगी। इसलिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यूपीएससी मेरिट का प्रहरी होता है। मेरिट का प्रहरी मतलब अच्छे लोग सरकार की सेवाओं में आएंगे, सैन्य और असैन्य दोनों में। सैन्य मतलब एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और यूपीएससी वगैरह का एग्जाम भी यूपीएससी लेती है। बड़े महत्वपूर्ण पद जितने भी होते हैं उन सभी का एग्जाम ये लेती, ताकि मेरिट यानी कि अच्छे लोग क्या हों तो शासन व्यवस्था में शामिल हो सकें। क्या क्या है तो ये लेखा परीक्षा करता है कि सब चीज़ें सही से काम कर रही है कि नहीं। ओके, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि ये सभी सवालों को एड्रेस करे, उसका जवाब दे और निष्पक्षता को सुनिश्चित करे, लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बढ़ाए। अब आपको महत्व समझ में आ रहा है इन सवालों का क्या महत्व है। मतदाता मतदान डेटा में विसंगतियां देखी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता मतलब 2 से 3% का अंतर देखा गया है। और ये क्या है, पारदर्शिता की कमी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे महंगा क्या होता है? सबसे महंगा क्या होता है? वो होता है ट्रस्ट, भरोसा। अगर आपका भरोसा टूटता है तो फिर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं उसको, वो हो ही नहीं सकता, दूसरी बार वो जम ही नहीं सकता है। वही चीज़ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सिक्योर करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता का बहुत बार उल्लंघन हुआ है। जो मर्जी वो बयान देते हैं चुनाव के दौरान, जो मर्जी वो भाषण करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं। कई बार इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि अपोजिशन के लीडर अगर बोलते हैं तो उन पर चुनाव आयोग सख्ती करता है। वहीं पर अगर जो सरकार के लीडर बोलते, कई बार देखा जाता है चुनाव में ही कई सारे क्रिटिसिज्म भी आपने सुने होंगे कि सरकार के अगर नुमाइंदे बोल रहे हैं तो उनको इग्नोर कर देती है चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है। पिछले साल ही भारत सरकार ने चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में प्रक्रिया को ही पूरा चेंज कर दिया। अब इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं और विपक्ष के नेता वगैरह शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शायद हटा दिया गया है, इसी कारण से विवाद हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें भी शामिल कीजिए ताकि ये प्रक्रिया क्या हो तो पारदर्शी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब सरकार जिसको चाहती है उसको बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था लेकिन सरकार ने उसको पलट दिया। चुनाव के भीतर असहमति देखी गई है कई बार। 2019 में अशोक लवासा जी का उदाहरण जो है यही है इसका उदाहरण। चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी और प्रक्रियागत मुद्दे भी आए। वीवीपैट और जो ईवीएम है उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उसमें भी कई सारी खामियां देखी गई हैं। चुनावी सुधारों की आवश्यकता है। सुधार होगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इसमें विश्वसनीयता को बहाल कर सकते हैं। धनबल और बाहुबल का प्रभाव तो हमेशा ही देखने को मिलता है। सत्तारूढ़ दलों द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता रहा है। चुनाव आयोग को इस असमानता को दूर करने का सख्त कदम उठाने चाहिए। और आजकल इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आपने ये भी देखा होगा कि चरण वाइज में जब होता है चुनाव तो उसमें क्या दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए लखनऊ में क्या हो रहा है, तो इलेक्शन हो रहा है, लखनऊ का फेज अलग है, कानपुर का अगले फेज में होगा। तो कानपुर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है। तो ये क्या है, तो ये कई बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इनडायरेक्टली क्या होता है तो उल्लंघन होता है। डायरेक्टली कोई उल्लंघन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली होता है कि बगल के शहरों में ही प्रधानमंत्री का भाषण चलता है और उसको लाइव टीवी पर आप देखेंगे बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। ये मैं आपको देखने के लिए बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, तो ये आपको दिखेगा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इनडायरेक्टली उल्लंघन है। मीडिया के सपोर्ट तो सरकार को है ही आजकल प्राप्त, तो इस कारण से भी ये चुनौती देखी गई है। ये क्या था, सारी चुनौतियां मैंने आपको बताई। समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान हो सकता है कि भाई चुनाव की भूमिका और संस्थागत उत्कृष्टता को मजबूत किया जाए। चुनाव आयोग पपेट न बनकर डिसीजन मेकिंग करे। मतदाता मतदान डेटा में विसंगतियों को दूर करना, 2 से 3% की अंतर सीमा अगर आ रहा है तो जवाब देना चाहिए कि क्यों आ रहा है। आदर्श आचार संहिता एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई करना उसको लेकर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसी आधार पर चयन समिति बनाया जाए। भीतर असहमतियों को प्रबंधित करना। असहमति अगर चुनाव के भीतर बन रही है तो असहमति का मतलब खराब नहीं होता है। अगर सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, कोई एक ना बोल रहा है, तो ना बोलने वाला आदमी गलत नहीं होता है, बस उसके विचार आपसे अलग हैं, वो भी आप ही के जैसे होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको समस्या समाधान दोनों बताया है, कृपया करके इसको ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी डाल दिए हैं,
आप अगर देखेंगे तो ये MCQ इजी लेवल का होगा सबसे पहला, फिर मॉडरेट लेवल का होगा, देन टफ लेवल के MCQ होंगे। 3 लेवल के MCQ इसी में आपको मिल जाएगा और उसका आंसर की नीचे रहता है, अगर आपको PDF मिलता होगा तो दिखा होगा। तो यही था आज का वीडियो, यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 67th BPSC में कौन सा सवाल पूछा गया है संवैधानिक संस्था पर आधारित, और उसको ज़रा लिखने की कोशिश प्लीज़ कीजिएगा। आप ही के लिए कह रहा हूँ, अगले महीने आपका मेंस है तो कृपया करके उसका कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।